नमस्कार। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला ये तो हम सब जानते हैं, पर उसके बाद क्या हुआ? आज हम कुछ पुराने नोट्स के जरिए बुद्ध की ज्ञानोदय के बाद की 40 साल से भी लंबी यात्रा को समझेंगे और देखेंगे कि उनकी शिक्षाएं कैसे गांव-गांव और राज्य-राज्य तक फैलीं। तो ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, इसमें बुद्ध ने प्राचीन भारत के कई राज्यों की पैदल यात्रा की थी। मगध, कोसल, वत्स। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो जमीन थी जिस पर एक नए विचार की नींव रखी जा रही थी। हम उनके पहले उपदेश से शुरू करेंगे और उनके अंतिम क्षणों तक उनके पूरे सफर को कदम दर कदम देखेंगे। इस यात्रा को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले उनका पहला उपदेश, फिर मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों में उनका प्रभाव, उनके संघ का विस्तार, पूरे उत्तर भारत में उनकी यात्राएं और आखिर में उनका महापरिनिर्वाण। तो चलिए सारनाथ से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सारनाथ से। देखिए, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल एकांत में बिताया, चिंतन मनन करते हुए। अब वो अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और जैसे उन्होंने यात्रा शुरू की ना, उनके पहले अनुयायी जुड़ने लगे। इनमें सबसे खास थे उरुवेला के कश्यप बंधु, जो उस समय के जाने माने अग्नि पूजक ब्राह्मण गुरु थे। उनका अपने हजारों शिष्यों के साथ बुद्ध के रास्ते पर चलना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसने सबको चौंका दिया था। उरुवेला के बाद बुद्ध उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक मगध पहुंचे। ये जगह उनके शुरुआती संघ यानी उनके भिक्षुओं के समुदाय के लिए एक मजबूत सेंटर बनने वाली थी। देखिए, किसी भी नए विचार को फलने फूलने के लिए समर्थन की जरूरत तो होती है। मगध की राजधानी थी राजगृह, और यहाँ बुद्ध की मुलाकात हुई वहाँ के राजा बिंबिसार से। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। राजा बिंबिसार बुद्ध की बातों से इतने प्रभावित हुए कि वो उनके एक बड़े संरक्षक बन गए। उन्होंने प्रसिद्ध वेलुवन विहार यानी बांस के जंगल का मठ संघ को दान में दे दिया। ये संघ के लिए पहला बड़ा और स्थायी ठिकाना था, एक ऐसा सेंटर जहां से शिक्षाएं दूर दूर तक फैल सकती थी। लेकिन राजगृह सिर्फ शाही मदद के लिए ही जरूरी नहीं था, बल्कि एक और वजह से भी बहुत खास था। यहीं पर बुद्ध को उनके 2 सबसे प्रतिभाशाली शिष्य मिले, जो आगे चलकर उनके शिक्षाओं के आधार स्तंभ बने। इनके नाम थे सारेपुत्र और मौदगल्यायन। ये दोनों अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए पहले से ही बहुत फेमस थे, और उन्होंने ही बुद्ध के संदेश को एक सिस्टमैटिक ढंग से जमाने में और दूर दूर तक फैलाने में सबसे जरूरी भूमिका निभाई। तो मगध में एक मजबूत बेस बनाने के बाद बुद्ध ने उत्तर की ओर यात्रा की, वापस अपने घर कपिलवस्तु, जहां सालों पहले उन्होंने एक राजकुमार की जिंदगी छोड़ी थी। जरा सोचिए, वो पल कैसा रहा होगा। अपने होम टाउन में उन्होंने अपने पिता, बेटे और दूसरे परिवार वालों को दीक्षा दी। जिस सच की खोज में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा था, आज वही सच वो अपने सबसे प्रिय जनों के साथ बांट रहे थे। ये एक बहुत ही भावुक और अहम पल था। तो अब तक संघ की नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन अब समय था उसके विस्तार का। बुद्ध की यात्रा के अगले पड़ाव में उनका समुदाय बहुत तेजी से बढ़ने वाला था, और कुछ ऐसे फैसले लिए जाने थे जो उस समय के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। उनकी यात्रा उन्हें वैशाली ले आई, जो लिच्छवियों का एक गणराज्य था। मतलब यहाँ राजा नहीं, बल्कि लोग मिलकर शासन चलाते थे। यहाँ उनकी मुलाकात हुई आम्रपाली से, जो उस शहर की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित गणिका थी। आम्रपाली ने न सिर्फ बुद्ध को भोजन के लिए बुलाया, बल्कि बाद में अपना विशाल आम का बाग, जिसे आम्रपाली विहार कहा गया, संघ को दान भी कर दिया। समाज के एक ऐसे तबके से इतना बड़ा दान मिलना ये दिखाता था कि बुद्ध का संदेश सच में सबके लिए था। लेकिन वैशाली में ही एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने बौद्ध समुदाय के नेचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और महिलाओं के लिए आध्यात्म का एक नया रास्ता खोल दिया। ये ऐतिहासिक फैसला था महिलाओं को संघ में शामिल करने का। बुद्ध की पालक मां महाप्रजापति गौतमी ने इसकी इच्छा जताई और उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनका साथ दिया, जिसके बाद बुद्ध ने महिलाओं के लिए भी संघ के दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले इन 5 महिलाओं को दीक्षा दी गई, जिनमें बुद्ध की पालक मां गौतमी, उनकी पूर्व पत्नी यशोधरा और दानदाता आम्रपाली भी शामिल थीं। और इसी के साथ भिक्षुणी संघ यानी महिला भिक्षुओं के समुदाय की स्थापना हुई। यात्रा आगे बढ़ी और वे कौशाम्बी पहुंचे।
यहाँ के राजा थे उदयन, और उनके बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे राज्य को बदल सकता है। यहाँ राजा उदयन एक साधारण भिक्षुक पिंडोल भारद्वाज की शिक्षाओं और उनके रहन सहन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया और घोषिताराम विहार नाम का एक और बड़ा मठ संघ को दान कर दिया। इसके बाद कोसल राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं ने ये साबित कर दिया कि उनका संदेश किसी वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर तरह के इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण श्रावस्ती शहर में मिलता है। यहाँ बुद्ध ने एक तरफ शहर के सबसे अमीर सेठ अनाथ पिंडिक को अपना अनुयायी बनाया, जिन्होंने सोने की मोहरें बिछाकर जेतवन विहार खरीदा था, तो दूसरी तरफ उंगलियों की माला पहनने वाले खूंखार डाकू अंगुलीमाल का भी दिल बदल दिया। ये दिखाता है कि उनका संदेश हर किसी के लिए था। करीब 45 साल तक लगातार यात्रा और उपदेश देने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। ये उनके शरीर का अंत था, पर उनके विचारों का नहीं। उनके जीवन के आखिरी दिनों का क्रम एकदम साफ साफ दर्ज है। ये यात्रा पावा में चुंद नाम के एक लोहार के यहाँ आखिरी भोजन से शुरू हुई। इसके बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुशीनगर तक की यात्रा की, जहां उन्होंने लेटे लेटे सुभद्द नाम के एक जिज्ञासु को अपना अंतिम उपदेश दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है महान परम निर्वाण, मतलब दीपक का पूरी तरह से बुझ जाना। यह जीवन, इच्छा और दुख के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी का प्रतीक है। उनके अंतिम शब्द थे, सभी बनी हुई चीजें खत्म हो जाती हैं, लगन के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। ये सिर्फ उनके शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक संदेश था। एक यात्रा जो सारनाथ में शुरू हुई थी, उसने पूरी दुनिया को आत्म सुधार का एक रास्ता दिखाया। सवाल यह है कि आज की दुनिया में इस रास्ते